अस्सलाम वालेकुम। प्रॉब्लम सॉल्विंग के नए ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। ये एक नई प्लेलिस्ट है और इसका मकसद ये है कि आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स आपको किताबों में मिलते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स जब मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम्स बना रहा होता हूँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं सोचता हूँ और फिर उन प्रॉब्लम को ना सिर्फ सोचना होता है बल्कि उनका हल भी मालूम करना होता है, निकालना होता है ताकि हमें पता चल सके कि ये प्रॉब्लम हमने दिया है, ये स्टूडेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता और इसे करने में कितना टाइम लगता है। कोई भी आपको प्रॉब्लम दी जाए तो उसको सॉल्व करने का एक तरीक़ा होता है। मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं, लेकिन जो इस सीरीज़ का जो मेन मकसद है, का जो ज़रूरी मकसद है वो ये है कि आपको समझ में आ जाए कि कोई भी अगर आपको सवाल दिया जाए उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम जो शुरुआत करेंगे वो एक बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम से करेंगे जो कि अक्सर जब आप प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो आपको दी जाती हैं और उनका मकसद ये होता है कि आपके जहन में प्रोग्रामिंग का जो लॉजिक है वो बन सके। तो हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे कि हमने स्क्रीन पे कैरेक्टर से कोई चीज़ ड्रॉ करनी है। नॉर्मली ड्रॉ करने के लिए हम स्टेरिक का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो स्टेरिक होता है इसको आप कभी आपसे कहा जाता है कि स्टेरिक जो है इसको आप दो स्टेरिक, तीन स्टेरिक, चार स्टेरिक, इनको एक लाइन में ड्रॉ करें, या फिर आपसे कहा जाता है इनको इस तरह ड्रॉ करें, या फिर आपसे कहा जाता है कि इनको एक तरतीब में ड्रॉ करें। जैसे कि आपसे कह देंगे कि पहली लाइन में एक स्टेरिक, दूसरी लाइन में दो स्टेरिक, तीसरी लाइन में तीन स्टेरिक, चौथी लाइन में चार स्टेरिक। और कभी आपसे कहा जाता है कि इसको इस तरह ड्रॉ कर लें कि आपको पास एक पैटर्न बने। अब ये सारे जो पैटर्न्स हैं इनको ड्रॉ करने के लिए आपको एल्गोरिदम लिखना पड़ता है और इसका मकसद ये नहीं होता कि आप एक प्रिंट कमांड लिखें। पहली प्रिंट कमांड हमने पहला स्टैटिक दे दिया, दूसरी प्रिंट कमांड में दो स्टैटिक, तीसरी कमांड में तीन स्टैटिक। मकसद ये होता है कि अगर आपको कहा जाए कि ये जो पैटर्न है ये 50 स्टैटिक के लिए आप बना लें तो फिर इसको 50 स्टैटिक के लिए काम होना चाहिए। अगर कोई कहे कि 5 के लिए आप करना है तो 5 के लिए करना चाहिए। कोई कहे आप 500 के लिए बनाए तो वो 500 के लिए वही जो एल्गोरिदम है उसको काम करना चाहिए। तो इसका असली मकसद ये होता है कि आप ऐसे फार्मूला ईजाद करें जो कि आपको इस तरह के पैटर्न्स बनाने में मदद करें। हम जो करेंगे हम शुरुआत इधर से करेंगे कि सबसे पहले कि एक स्टैटिक कैसे प्रिंट करते हैं, दो कैसे करते हैं, तीन कैसे करते हैं, चार करते हैं और फिर एक कतार कैसे स्टैटिक प्रिंट करते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि यही कतार अगर हमें रिपीट करनी हो तो हम ये कैसे करेंगे। और फिर इसमें हम सीखेंगे कि एक पैटर्न कर रहा हूँ तो उसमें उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे ये। और शायद अगर हमें मौका मिला, टाइम मिला, तो हम ये सीखेंगे कि जो स्टैटिक है एक इस तरह की आप एक बॉक्स आप कैसे बना सकेंगे। ये मेन मकसद है इस ट्यूटोरियल का। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले हम एक स्टैटिक हम कैसे प्रिंट करेंगे। तो वो बहुत आसान सा तरीका है, हम लिखते हैं प्रिंट और फिर हम उसमें कहते हैं कि तुम एक स्टैटिक प्रिंट कर दो। ये चीज़ तो अभी तक आपको आती होगी। तो जब हम इसको रन करेंगे, रन, तो हमारे पास एक स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान सी बात है। अब हम कहते हैं कि ये स्टैटिक जो है कतार में प्रिंट हो। तो हम कहते हैं कि अच्छा, जब भी हमें कोई चीज़ बार बार रिपीट करनी होती है हम एक वाइल लूप या हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि हम एक गिनती कर रहे हैं तो मैंने जैसा पहले बताया था कि आप वाइल लूप नॉर्मली उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब आपको पता नहीं हो कि वो वाइल लूप कितनी दफ़ा चलेगा, वो लूप कितनी दफ़ा चलेगा। अगर आपको मालूम हो कि लूप कितनी दफ़ा चलेगा तो आप अमूमी तौर पे आप फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज और मैं लिख देता हूँ कि ये 10 बार इसको स्टैटिक को प्रिंट करे। तो ये लिखने के बाद अब इसको लूप के अंदर डालने के लिए मैं यहाँ पे टैब डालूँगा और मैं अब इसको रन करूँगा और हमारे पास ये 10 स्टैटिक प्रिंट हुए। अब जो इसमें मसला है वो ये है कि 10 स्टैटिक जो प्रिंट हुए हैं
तो ये अलग अलग लाइन में प्रिंट हुए। हम चाह रहे थे कि वो एक ही लाइन में इकट्ठे प्रिंट हो। तो उसका मैंने आपको पहले ही बताया था, इसकी वजह ये है कि जब ये एक प्रिंट कमांड प्रिंट होती है उसके बाद /n का कैरेक्टर वो खुद ब खुद लगा देती है। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं एंड और इज़ इक्वल टू, और हम ये लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आखिर में /n ना हो, बल्कि कुछ भी तुम प्रिंट ना करो। अब क्या होगा कि एक स्टैरिक के बाद दूसरा स्टैरिक जो है उसी कतार में प्रिंट हो जाएगा और आपके पास इस तरह का आ गया। लेकिन इससे अब मसला ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ कि यही लाइन मुझे दोबारा प्रिंट करनी है। तो उसका एक तरीका ये है कि मैं फॉर लूप को दोबारा लिख दूँ। तो पहला फॉर लूप 10 प्रिंट करेगा और दूसरा फॉर लूप दोबारा 10 प्रिंट करेगा। जब मैं इसको चलाऊँगा तो अब ये कतार में सारे जो हैं स्टैरिक जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। ये चीज़ मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब पहले 10 प्रिंट हों तो उसके बाद मैं नई लाइन में अगले 10 को प्रिंट करूँ। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक सिंपली प्रिंट कमांड लिख दूँगा। तो जैसे ही फॉर लूप ख़त्म होगा वो एक दफ़ा प्रिंट करेगा और /n ऑटोमेटिकली इधर से प्रिंट हो जाएगा, और जिसकी और फिर उसके बाद हम अगली कतार में आ जाएंगे। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो अब 2 फॉर लूप एक कतार में आ गए हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर मुझे फ़र्ज़ करें 3 को प्रिंट करना हो तो फिर मुझे ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा दोबारा से। फिर मैं 4 को करना हो तो फिर से मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अब जिसको जो मैं चलाऊँगा तो अब मेरा काम जो मैं करना चाहता हूँ वो तो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये 100 कतारों के लिए यही काम करना चाहता हूँ तो ये एक मुसीबत का काम है। बार-बार मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे में हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं, और फॉर लूप का जो मकसद होता है वो यही होता है कि एक चीज़, एक कोड जो कि आपने बार बार चलाना हो, तो बजाय इसके कि आप उसका बार बार पेस्ट करें, कॉपी पेस्ट करें, आप उस पूरे के पूरे कोड को एक लूप के अंदर डाल दें। अब ये जो कोड है इसने बार बार रिपीट होना है, तो इसको हम एक और लूप के अंदर डाल देते हैं। तो वो हम किस तरह डालेंगे कि हम ऊपर लिखेंगे कि हम फॉर j इन रेंज। अब ये जो है जे जो है ये कंट्रोल करेगा कि कितनी कतारों तक हमें इसको बार प्रिंट करना है। अब फर्स्ट करेंगे, मैं इसको 20 लिख देता हूँ। तो अभी 20 कतारों तक इसको बार प्रिंट करेगा, और चूंकि मैं इस फॉर लूप को इस जे के अंदर लाना चाहता हूँ तो मैं एक टैब दबाऊंगा, और इसके बाद टैब, और इसके बाद टैब। अब वही कोड जो हमने लिखा था उस कोड को हमने एक फॉर लूप के अंदर कर दिया है जे, जो कि इसको इसी लाइन को ये 20 दफ़ा प्रिंट करेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें, इसने उसको 20 दफ़ा प्रिंट कर दिया। और इसको हम ये भी कर सकते हैं कि हर बारी जो अ, ये इस तरह कर सकते हैं कि हर बारी ये एक नया पैटर्न प्रिंट करे, कि पहली बार ये एक जो है आई जो है वो एक बार प्रिंट हो, दूसरी बार आई जो है वो 2 बार प्रिंट हो, तीसरी बार आई जो है 3 बार प्रिंट हो। तो हम इसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो एक जो तरीका है वो ये है, हम कहते हैं कि जो रेंज जो है वो जे के रेंज जो है वो जे के हिसाब से प्रिंट हो। तो जब जे जो है 0 होगा तो वो आई को एक दफ़ा प्रिंट कर देगा। फिर जब जे 1 होगा तो आई जो है प्रिंट होगा, रेंज क्या होगी, जे की 0 होगी। तो 0 हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एक दफ़ा तो जे जो है प्रिंट करे ही करे। तो जब अब इसको हम रन करेंगे तब आप देखें, ये देखें। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली बार जे जो था यहाँ पे, जब पहली बार ये लूप चलेगा तो जे की जो वैल्यू है वो है 0। तो अब जब कहेंगे फॉर आई इन रेंज, तो यहाँ पे जे जो है ये क्या वैल्यू है, 0। तो 0 + 1 1। तो आई जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और 1 तक चलेगा। तो ये जो प्रिंट है ये एक दफ़ा आई को एक दफ़ा स्टेरे को प्रिंट करेगा और फिर अगली लाइन में चला जाएगा। अगली बार जे जो है वो 0 से हो गया 1। जब जे 1 हो गया तो आई जो है उसकी रेंज हो गई j+1 जो कि 2 हो गई। तो अब आई जो है 2 बार प्रिंट करेगा और फिर आगे चल पड़ेगा, और इस वजह से इसी तरह चलते चलते जब j2 होगा तो आई की रेंज जो है वो 3 हो जाएगी। और इस लिहाज से हमारे पास इस तरह का एक पैटर्न बन जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब आई जो है जे के हिसाब से प्रिंट कर रहा है। तो
तो इस तरह करके हम इसी एक सिंपल से कोड से हम मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स प्रिंट कर सकते हैं। अब आखिरी तौर पे हमने कहा था कि हम करेंगे कि हम एक बॉक्स बनाएंगे। अब बॉक्स के लिए जो हमें चीज़ नोट करनी है वो ये है कि कोई भी हम बॉक्स बनाएंगे तो जिसकी पहली कतार है उसमें स्टैरिक पूरे होंगे, इसी तरह जो आखिरी कतार है उसमें स्टैरिक फिर भी पूरे होंगे, लेकिन बीच की जितनी भी कतारें हैं उसमें स्टैरिक नहीं होगा। बीच में सारे स्टैरिक नहीं होंगे बल्कि स्पेसेस होंगे। तो यानी कि अगर हमारे पास दो कतारें हैं तो वो इस तरह इसको प्रिंट करेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें पहले चेक लगाना पड़ेगा कि ये क्या पहली कतार है कि नहीं। अगर पहली कतार है तो सारे स्टैरिक प्रिंट कर दो। अगर इसी तरह अगर ये आखिरी कतार है तो सारे स्टैरिक प्रिंट कर दो, वरना पहला स्टैरिक प्रिंट करो, सारे स्पेसेस प्रिंट करो और फिर आखिरी स्टैरिक प्रिंट करो। तो ये हमें फार्मूला जो है वो बनाना है। तो इसको हम उसी तरह चलाते हैं फॉर आई इन रेंज, और हम अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जो उसकी लेंथ है वो हम 5 रख लेते हैं। ये चूँकि 5 जो है हम कंट्रोल कर रहे हैं कि ये कितनी दफ़ा इस ऑयल लूप को चलना चाहिए। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल वैल्यू डालेंगे तो फिर आप काफ़ी हद तक गेस करते रहते हैं। गेस करने को हम शुरू में हम गेसिंग गेम को हम हटा देते हैं। हम कहते हैं ये 5 दफ़ा चलेगा और हम कहते हैं कि प्रिंट एक्स। ठीक है, तो जब हम एक्स की जस्ट डायरेक्ट कर देते हैं, तो अब जब हम इसको रन करेंगे अगेन उसने जो सारे स्टैटिक थे वो एक कतार में कर दिए, तो उसको फिक्स करने के लिए हम लिखेंगे एंड इज इक्वल टू। अब इसको प्रिंट एक कतार में प्रिंट करेगा। अ, अ, तो अब हमें चेक करना है वो ये है कि पहली और आखिरी कतार जो है वो पूरी पूरी स्टैटिक की होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर लूप है ये रिपीट हो रहा है। तो हम क्या कहते हैं, हम पहले कहते हैं, हम गैस करते हैं कि अच्छा ये जो फॉर लूप है ये सारी कतारों के लिए रिपीट होगा। अब हम सिर्फ सारी कतारें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम जे का वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे, और इसको मैं अपनी आसानी के लिए 4 लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम पिछला कोड लिखा था ये तकरीबन वही कोड है, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट। अब 4 कतारों के लिए ये 5 स्टैरिक बाबा प्रिंट करेगा। ठीक है, अब हम चाहते ये हैं कि जो बीच की जो कतारें हैं ये इनमें स्टैरिक प्रिंट ना हो, सिर्फ पहली और आखिरी कतार में स्टैरिक प्रिंट हो। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इफ j इज इक्वल टू 0 और लिख देते हैं, और j इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर j 0 हो या j 4 हो तो तब इसको ये फॉर लूप चलाना चाहिए। एल्स और हम अभी के लिए सिर्फ चूंकि हम टेस्ट कर रहे हैं तो हम इसी कोड को कॉपी करते हैं और इधर लिख लेते हैं कि अगर वहाँ पे ये ना हो तो ये क्या करे, ये सिंपली वहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, हम यहाँ पे टी कर देते हैं। चले ठीक, इसका अब रन करते हैं। तो अब क्या, ये गलती हो गई। इफ जे इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 3, अब ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 मैंने जो इधर किया था क्योंकि j 0 से स्टार्ट होता है और 3 तक जाएगा, 0 1 2 3, ये 4 वैल्यूज़ हो गई, तो ये मैंने गलती की थी, 4 किया था, इसको 3 होना चाहिए था। अब हम देखें क्या होता है कि अगर ये पहली लाइन है तो ये पहली लाइन पे इसको इस कोड को चलाता है, और अगर ये आखिरी लाइन है तो तब भी वो इसी कोड को चलाएगा, लेकिन उसके अलावा जितनी भी कतार हैं उसमें ये टी प्रिंट कर देगा। अब हमने करना क्या था कि हमने टी प्रिंट नहीं करना था, हमने स्पेस प्रिंट करना था।
तो हम स्पेस लिखते हैं, इसको रन करते हैं। अभी पहली कतार प्रिंट की, आखिरी कतार प्रिंट की, लेकिन बीच में इसने स्पेस छोड़ दिया। इसने पहले और आखिरी स्टैटिक को इसने खातिर में नहीं लाया। तो उसके लिए हमें चेक लगाना पड़ेगा कि इफ i इज इक्वल टू 0। अब चूंकि i जो है वो 0 से 5 तक जाता है, और i इज इक्वल टू 4, अगर ये कंडीशन होगी तो उसको क्या करना है, उसको प्रिंट करना है। ये प्रिंट नहीं करना, उसको प्रिंट करना है स्टैटिक। तो जब वो कतार को प्रिंट करना शुरू करेगा तो देखेगा कि क्या आई की वैल्यू 0 है या 4 है। अब 4 जो थी उसकी आखिरी वैल्यू थी, 0 जो थी उसकी पहली वैल्यू थी। तो आई की वैल्यू 0 है या आखिरी वैल्यू है, अगर वो है तो प्रिंट करे, स्टैटिक प्रिंट करे। इसके अलावा जितनी भी जगह हैं उसमें वो स्पेस को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। आप देखेंगे ये बॉक्स बन गया। अब ये जो वैल्यू बनी है ये इस 4 और इस 5 पे डिपेंडेंट है। हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 4 को हम कह सकते हैं कि हाइट हम 4 को कर सकते हैं। हम कहते हैं हाइट इज इक्वल टू 4, और हम विड्थ कर देते हैं, विड्थ इज इक्वल टू 5। तो जहाँ जहाँ 4 आ रहा है वहाँ पे हम हाइट लिख देंगे। अब ये जो है दिस इज हाइट -1 क्योंकि 3 है, हाइट -1। फिर यहाँ पे रेंज जो है वो विड्थ है, विड्थ आई इन रेंज ये है विड्थ, और ये है विड्थ -1, विड्थ -1। अब इसको हम रन करें तो मेरे ख्याल में वही आंसर हमारे पास दोबारा आ जाएगा। ठीक है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि हम इनको, इन वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट इसको मैं 14 कर देता हूँ और इसको मैं 8 कर देता हूँ, तो ये तब भी काम करेगा। ठीक है, तो इससे हमने चूंकि एक दफ़ा एक एल्गोरिदम बना दिया और उसकी जो हाइट और विड्थ है वो हमने एक वेरिएबल से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम बजाय इसके कि हम बजाय इसके कि हम ये यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करते रहे, हम इन वेरिएबल्स के ज़रिए से हम ये सारी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। और इसी काम को मज़ीद अच्छा और एलिगेंट बनाने के लिए हम इस पूरे कोड को एक फ़ंक्शन के अंदर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिफ़ाइन ड्रॉ बॉक्स, और हम कहते हैं कि हाइट और विड्थ, ये, और इसके बाद इसको कॉलन कर दिया, और इस सब को हमने सेलेक्ट करके किया फॉर्मेट इंडेंट रीजन। ठीक है, अब ये सारे का सारा कोड जो इसके अंदर आ गया। और अब हम यहाँ पे सिंपली ड्रॉ बॉक्स कर सकते हैं और इसको हम हटा दें यहाँ से। अब जो हम हाइट और विड्थ देंगे इस बॉक्स, इस फंक्शन के अंदर, वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो अगर हम हाइट देते हैं 12 और हम विड्थ देते हैं फर्स्ट के 6, तो ये इसके ऊपर भी काम कर जाएगा। ये देखें, तो अब हमें जब भी कोई बॉक्स ड्रॉ करना होगा तो सिंपली हम इस ड्रॉ बॉक्स के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। मैं इसको फिर से कॉल कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ, हाइट जो है मेरे पास 7 है, विड्थ जो है मेरे पास 22 है। तो मैं इसको रन करता हूँ तो पहले वो पहला बॉक्स ड्रॉ करेगा, उसके बाद वो दूसरा बॉक्स ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो इस तरह करके हम अपने जो है एल्गोरिदम के ज़रिए से हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन आपने कराना हो तो मुझे भेजिएगा और मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद है कि इस तरह आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग समझ में आएगी।